जो दूसरी क्वांटम संख्या है उसे कहा जाता है दिगंशीय क्वांटम संख्या। दिगंशीय क्वांटम संख्या। जो दिगंशीय क्वांटम संख्या होती है उसे एल से दर्शाते हैं, जिसको अपने एजीमुथल क्वांटम नंबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिसको अपने एल से दर्शाते हैं। दिगंशीय क्वांटम संख्या बताती है, वो किसके बारे में बताती है? सब सेल के बारे में बताती है। सब सेल का मतलब है उपकोष के बारे में बताती है। उपकोष है वो कौन कौन हो सकते हैं? जैसे एस उपकोष है, पी उपकोष है, डी उपकोष है, एफ है और जी है। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। उपकोष है वो एस पी डी एफ जी। उपकोष के लिए एल के मान निश्चित हैं। एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के मान है वो निश्चित हैं। वो कितने कितने होते हैं? एस के लिए एल का मान होता है वो 0 होता है। पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, यानी कि 0 से लग जाना 1 2 3 4 आगे 5 6। एक उपकोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं वो ज्ञात किया जाता है 2l+1 से, यानी कि 2l+1। ये क्या है? एक उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या। ये क्या है? कक्षकों की संख्या। एक उपकोष में कितनी कक्षक होती हैं? और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो अपने को तो क्या कर देंगे? 2l+1 तो कक्षक है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या कर दो आप 2 से गुणा कर दो। जैसे एस उपकोष है तो एल का मान 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा मान? 1। पी है तो एल का मान क्या रखोगे? 1 रखोगे तो मान कितना आ जाएगा? 3। डी के लिए एल का मान 2 रखोगे तो मान कितना आ जाएगा? 5। एफ के लिए एल का मान 3 रखोगे तो मान कितना आ जाएगा? 7। और जी के लिए एल का मान 4 रखोगे तो मान कितना आ जाएगा? 9। तो इस प्रकार से एस उपकोष में केवल एक कक्षक होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में 7 होते हैं, जी में 9 कक्षक होते हैं। वैसे कक्षकों के बारे में अपने चुंबकीय क्वांटम संख्या एम बताती है। ये एम के अंदर जो चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ेंगे उसमें दोबारा से आएगा। फिर भी आपको थोड़ा दिगंशीय क्वांटम संख्या में आपको बता दिया कि उपकोष के बारे में बताती है। और ये जो उपकोष होते हैं वो ये होते हैं एस पी डी एफ जी। एस उपकोष होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये एस उपकोष है। एस उपकोष कैसा? गोलाकार होता है। पी उपकोष होता है वो कैसा होता है भाई? पी उपकोष 3 होते हैं। एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक पी जेड होता है। इसको पी एक्स कह दें, ये पी एक्स है। ये दूसरा होता है वो पी वाई होता है। और तीसरा जो ये है वो कैसा है? पी जेड होता है, पी जेड। तो 3 प्रकार के कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एक्स होगा तो पाली कौन सी अक्ष पर होगी? एक्स अक्ष पर होगी। जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो पाली इसमें एक्स अक्ष पर है ऐसे। वाई पी वाई है तो वाई अक्ष पर आ गई। अब की बार इसको, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है।
और पी जेड है तो पाली किस पर है, ये एक्स अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर है, और ये पाली क्या है, जेड अक्ष पर है। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स में पाली एक्स अक्ष पर होगी, पी वाई में पाली वाई अक्ष पर होगी, पी जेड में पाली जेड अक्ष पर होगी। ये तो पी की बात थी, पी है वो 3 होते हैं, तो पी 3 की बात कर ली कि ये 3 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, एक पी जेड होता है। इसी प्रकार जो डी होते हैं वो कितने होते हैं, संख्या में 5 होते हैं। ये 5 कौन कौन से होते हैं डी, अभी बात करते हैं 5 कौन कौन से होते हैं। ये डी 5 होते हैं। वो सबसे पहला होता है इसमें डी एक्स वाई, ये डी होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स। डी एक्स वाई में पाली ये जैसे एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, तो पाली एक्स और वाई के बीच में होगी, एक्स और वाई के बीच में है। दूसरी पाली इसके क्या है, लंबवत है। डी वाई जेड है, जैसे ये वाई और ये जेड है, तो वाई और जेड के बीच में होगी कक्षक पाली इस प्रकार से। और डी जेड एक्स है, तो जेड एक्स है तो उसमें पाली क्या होगी, जेड और एक्स है तो पाली जेड और एक्स के बीच में होगी। तो एक पाली क्या है, डी एक्स वाई है, एक डी वाई जेड है, एक डी एक्स जेड है। तो ये 2 और कक्षक होते हैं, एक होता है डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, जैसे ये एक्स है ये वाई है, तो एक एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर हो गया, एक्स और वाई एक्स पर है पाली। दूसरा होता है डी जेड स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर, जिसको इसको एक्स मान लो, इसको जेड मान लो, तो एक पाली तो जेड पर आ गई, एक पाली एक्स और वाई एक्स पर इस प्रकार से होती है, जैसे चकती नुमा, चकती होती है ना ये अपने इस प्रकार, चकती समझ गए होंगे, चकला। तो ये एक पाली इस प्रकार से है चकले जैसी, और एक पाली इस प्रकार से होगी डंबलाकार। तो डी कक्षक में आपसे पूछ लिया जाए डी कक्षक कैसे होते हैं, डी कक्षक होते हैं द्विव डंबलाकार। कैसे, द्विव डंबलाकार होते हैं, 2 डंबल हैं, लेकिन इसमें 2 डंबल में एक तो डंबलाकार है, जबकि दूसरा है वो दूसरी पाली है वो चकती नुमा है। और वाई सॉरी एस गोलाकार, एस शब्द आया सार्प से, एस आया सार्प से, सार्प का अर्थ होता है तीक्ष्ण। और पी आया प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल का अर्थ होता है मूल। और डी आया डिफ्यूज से, डिफ्यूज का अर्थ होता है विस्तृत। और एफ आया फंडामेंटल से, फंडामेंटल होता है मूल। ये शब्द कहां से लिए गए हैं, एस शार्प, शार्प का अर्थ तीक्ष्ण, पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य, डी डिफ्यूज, डिफ्यूज का अर्थ होता है विस्तृत, और एफ फंडामेंटल, फंडामेंटल का अर्थ होता है मूल। तो ये उपकोष है एस पी डी एफ जी। उपकोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं। एल, एल क्या है, ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या है। एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए एल का मान 1 होता है। 0 से शुरू करना है, आगे बढ़ना है। इसके बाद में है एम के मान, एम के मान होते हैं वो 12+1 होते हैं। एस के लिए 1, एस के लिए 1 यानी कि एस 1 होता है। पी 3, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड से। इसी प्रकार से एफ 7 होते हैं और जी 9 होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में यहीं तक है डी तक। तो डी कितने होते हैं, कैसे होते हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या की खोज करने वाले थे सबसे पहले सोमरफील्ड। इसकी खोज किसने की थी, सोमरफील्ड ने। सोमरफील्ड ने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं के साथ साथ दीर्घ वर्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, वर्ताकार कक्षाओं के साथ साथ
दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में भी चक्कर लगाता है। वृत्ताकार कक्षा होती है वो दीर्घवृत्ताकार का ही रूप होती है। वृत्ताकार का मतलब क्या बताया सोमरफील्ड ने ऐसा बताया कि परमाणु है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षाओं के साथ साथ इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार, अति दीर्घवृत्ताकार इस प्रकार की कक्षाओं में भी चक्कर लगाते हैं। यानी कि सभी कक्षाएं वृत्ताकार नहीं होती, कुछ वृत्ताकार होती है और कुछ दीर्घवृत्ताकार होती है, कुछ अति दीर्घवृत्ताकार होती है। ऐसा सोमरफील्ड ने बताया, जिससे आया अपने उपकोष के बारे में बताया कि उपकोष होता है। उपकोष के लिए L के मान आ गया। उपकोष में कक्षकों की संख्या, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, तो एक कक्षक में 2 होते हैं तो यहाँ 2, 3 कक्षक हैं तो कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन 6, 5 कक्षक हैं तो 10, 7 कक्षक हैं तो 14, 9 कक्षक हैं तो 18। तो यानी कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जितने कक्षक हैं दुगुना कर दो, यानी कि ये 12+1 था ना कक्षक है, तो इसको 2 से गुणा कर दो तो ये क्या आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। किस में इलेक्ट्रॉन की संख्या? उपकोष। एक उपकोष के कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 12+1। एक उपकोष में कक्षकों की संख्या 12+1। किसी उपकोष के लिए द्विगंशीय क्वांटम संख्या L के मान 0 से शुरू कर देना। SPDF क्रमवाइज याद रखो, 0 से शुरू कर देना। उपकोष कितने होते हैं? उपकोष SPDFG इस प्रकार से ये उपकोष होते हैं। उपकोष आगे कक्षकों में बटे होते हैं। S कोई आगे बटाव नहीं होता। P3 होते हैं, PX Y PZ, D5 होते हैं, DXY DYZ DXZ DX2 और DZ2। इसी प्रकार से F7 होते हैं, G9 होते हैं। तो इनका आगे डिवाइडेशन होता रहता है। तो क्वांटम संख्या अपने 4 होती है। 4 में ये पहली का क्वांटम संख्या होती है वो कक्षा को बताती है। कक्षा का मतलब है जैसे देखो ये नाभिक है, नाभिक में क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये जैसे मान लो पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। इसी प्रकार से नाभिक के चारों ओर कक्षाओं की संख्या है वो अनंत तक हो सकती है। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं की संख्या कितनी हो सकती है? अनंत तक हो सकती है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ये बातें बता दी गई है। ये n = 1 है। पहली कक्षा में एक ही उपकोष होता है, वो कौन सा है? S। इसके लिए अपने कह दें 1s कह दें, क्योंकि ये पहली कक्षा का है। इसी प्रकार से जो दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा n = 2 है, तो इसको क्या कह दें अपने? 2s और 2p कह दें। दो होंगे, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष होंगे। कौन कौन से? 2s और 2p। इसी प्रकार से n = 3 हो जाए तो ये तीसरी कक्षा है, और तीसरी कक्षा में उपकोष होंगे वो क्या हो जाएंगे? 3s, 3p और 3d, 3 होंगे। तीसरी कक्षा में 3 है। इसी प्रकार से आप सबको कह दिया जाए कि चौथी कक्षा में कितने उपकोष, तो आप कहोगे चौथी कक्षा है तो 4 उपकोष होंगे। जैसे n = 4 लिख दें, चौथी कक्षा आ गई तो 4 उपकोष होंगे। कौन कौन से होंगे भाई? 4 में चौथी कक्षा है तो यहाँ पर जैसे पहली कक्षा थी तो 1s था, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 1s है। दूसरी कक्षा है तो 2s और 2p है। तीसरी है तो 3s, 3p और 3d है। चौथी है तो 4s, 4p, 4d, 4f, 4 हो गई। पांचवी है तो 5 होंगे, 5s, 5p, 5d, 5g, SPD, F और G, 5 हो गई। तो यानी कि छठी है तो 6 हो जाएंगे, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g और 6h। nवीं कक्षा है तो कितने उपकोष होंगे? n उपकोष होंगे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरी कक्षा में कितने उपकोष? 3। चौथी कक्षा में कितने उपकोष? 4। पांचवी कक्षा में कितने उपकोष? 5। छठी कक्षा में कितने उपकोष? 6। nवीं कक्षा में कितने उपकोष है? n। यानी कि कक्षाओं की संख्या के बराबरी क्या होते हैं? उपकोष होते हैं।
उपकोष। अब ये आगे वाली संख्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या को बताती है, ये बता रही है कौन सी कक्षा है। जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो 5वीं कक्षा है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ तो 4थी कक्षा है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ 3री कक्षा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ 2री कक्षा है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ तो 1ली कक्षा है। पहली कक्षा में 1 उपकोष, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष, तीसरी में 3 उपकोष, चौथी में 4 उपकोष, 5वीं में 5 उपकोष। ऐसे जैसे जैसे n के मान बढ़ रहे हैं तो कक्षाओं की संख्या है वो बढ़ रही है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में पाए जा सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं 2n की स्क्वायर। एक कक्षा में कक्षा कितनी हो सकती हैं n की स्क्वायर। तो ये बातें सभी हो गई। तो ये बात थी द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या एक सोमरफेल्ड ने की थी। ये द्विगंशीय क्वांटम संख्या बताती है उपकोष के बारे में, यानी उपकोष का अर्थ सब सेल के बारे में बताती है। सब सेल यानी सेल सब सेल में बंटी होती है।